नमस्कार। यूथ मीडिया में आप गवर्नमेंट है इंडिया की वो बहुत स्टार्टअप इनिशिएटिव को बहुत पुश कर रही है और नए नए स्टार्टअप आ भी रहे हैं। तो आपकी भी जैसे इंडस्ट्री ग्रो की तो एक नए तरीके का आपने मॉडल बनाया। ऐसे और भी स्कोप हैं, आपको क्या लगता है जो जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर कस्बों से, गाँवों से, उनके भी मन में है कि वो भी कुछ अच्छा करें, बड़ा करें, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अपनी प्रतिभा को पहचानें, रिसोर्सेज को पहचानें और अपना खुद का व्यापार करें? राइट, देखिए ये जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों ही गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बिजनेस करने का एक्चुअली सही समय अब है, जो शायद पहले इशूज़ आते थे। दोनों गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी बनाई हुई है। आपको एक पोर्टल पे अप्लाई करना है, सारे क्लियरेंस आपको वहीं से मिलेंगे। दुनिया भर के फाइनेंस अवेलेबल हैं। अगर आप एमएसएमई में हैं तो एमएसएमई के लिए लोन, क्रेडिट फैसिलिटीज़, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, इतनी सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के पास हैं। ज़रूरी क्या है, जो आज के जो बेरोजगार युवा हैं या आज के जो युवा हैं, देखो गवर्नमेंट की एक लिमिट है जॉब देने की। गवर्नमेंट सबको आईएएस, आईपीएस या पटवारी ऐसा ही नहीं बना सकती है। 100 में से अगर 100 लोग हैं तो गवर्नमेंट एक जन को रोजगार दे सकती है। 99 लोगों को हमें खुद ही अपना पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपनी अंदर की स्किल पहचाननी पड़ेगी। अगर हम स्किल्ड हैं तो वो ये देखना पड़ेगा कि उस स्किल की वैल्यू कहाँ पर है, उसकी ज़रूरत कहाँ पर है। अगर आपके अंदर स्किल है बट आप राइट प्लेस पे नहीं हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, कोई अच्छा स्पोर्ट्स जानते हैं, तो आपको फिर उस स्पोर्ट्स की रिक्रूटमेंट कहाँ पे हो रही है, उसकी जगह कहाँ पे, उसकी उपयोगिता कहाँ पे, वहाँ आपको नॉक करना पड़ेगा। अगर आप सिंगिंग है के फील्ड में, आप आर्ट के फील्ड में जाते हैं तो उसकी ज़रूरत कहाँ पे है, रिक्रूटमेंट कहाँ पर है, जहाँ उसकी उपयोगिता है, आपको वहाँ उस दरवाजे पर नॉक करना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि आपके अंदर स्किल है और आप वेट करें कि कोई आपसे पूछने आए या आपको कोई ढूंढता हुआ है। तो आपको थोड़ा सा हाथ पर चलाने हैं उन चीज़ों के लिए कि उस स्किल की ज़रूरत कहाँ पर है। ये हुई जॉब की बात। यदि आपको बिजनेस करना है और बिजनेस की फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक तो ये देखना है कि उस एरिया के रिसोर्सेज क्या हैं। देखिए एक बात याद रखिए कि बिजनेस करने, यदि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसका प्रोडक्ट से या सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस में जो क्वालिटी चाहिए वो सारे बिजनेसेस के लिए सेम है। एग्जांपल लेता हूँ, आप टाटास के, रिलायंस के, बिरला की, इनकी कंपनी लो, इनके बिल्कुल अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। आदित्य बिरला हॉस्पिटल भी चलाता है, कपड़े भी बनाता है, टेलीकॉम में भी आदित्य बिरला है, आइडिया लेके। तो ऐसा नहीं है कि वो आदित्य बिरला को हॉस्पिटल चलाना है तो उसको मेडिकल की भी नॉलेज होना चाहिए, उसको ऑयल प्रोडक्ट की भी नॉलेज होना चाहिए, या उसको टेलीकॉम इंडस्ट्री की भी। उसको इन सब नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उसको बिजनेस की नॉलेज होना चाहिए कि बिजनेस चलाना कैसे है। तो बेसिक जो उद्यमिता बोलते हैं कि हमारे पास कैपिटल हो, नंबर 1। नंबर 2, हमारे ये पता हो कि रिसोर्सेज क्या हैं, मैन पावर रिसोर्सेज हैं। अगर कोई आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में क्या होता है। प्लस आपका रिस्क फैक्टर हो कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं, कितने टाइम तक। एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, मतलब आपके महीने में जो आप सेल कर रहे हो और जो आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेज हैं, वो यदि इक्वल आने में जो टाइम लगता है उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो हम यदि स्टार्ट करते हैं कोई बिजनेस, तो जरूरी नहीं है कि पहले महीने से प्रॉफिट हो, पहले दूसरे तीसरे, डिपेंड करता है सेक्टर टू सेक्टर। किसी बिजनेस में 6 मंथ्स में, किसी में 12 मंथ में, 2 साल में वो ब्रेक इवन पॉइंट आता है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद फिर वो कंपनी ग्रो होना स्टार्ट होती है, फिर मार्जिन निकलने स्टार्ट, प्रॉफिट निकलने स्टार्ट होते हैं, जिसको आपको री इन्वेस्ट करना है अपनी कंपनी में फर्दर ग्रोथ के लिए। तो आपको अपनी स्किल्स पहचाननी है उस एरिया की जहाँ पे आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, वहाँ के रिसोर्सेज देखना है। बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई आप ऐसे प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे उस तरह का मैन पावर उस एरिया में अवेलेबल नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। तो पहले वो सब पहचानें, प्लस अपनी रिस्क फैक्टर पहचानें, कैपिटल पहचानें और स्टार्ट करें। अगर प्रोडक्ट उपयोगी है और डिमांड है उसकी, आपने उसकी R&D और सर्वे अच्छे से कर रखा है तो वो 100% वो आप सक्सेस होंगे उसमें। बस थोड़ा सा ये जो पहला डर है कि यदि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे जो मासिक खर्चे हैं वो कैसे निकलेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो कई लोग ऐसे हैं कि जो EMI पे घर, कार वार लेके रखते हैं, तो ये डर है, ये कुछ टाइम के लिए आपको निकालना पड़ेगा। वो निकालने के पीछे एक सिंपल फार्मूला है, 6 महीने के खर्चे अपने कैपिटल में से अलग रख लें। बिकॉज ये जो डर है वो डर हर महीने नॉक करेगा आपको। तो अपने 6 महीने के खर्चे अलग रखें ताकि आपको ये डर ना हो कि 6 महीने तक मेरे घर का, बच्चों का, इनका क्या होगा अगर मैं अनसक्सेस रहा तो अपने जो भी एक्सपेंसेज हैं उसको 6 महीने को रखिए और आप लग जाइए अपने काम में। यस, यानी कि अगर आपको बिजनेस में कुछ करना है तो रिस्क
आपको लेनी ही पड़ेगी। रिस्क ना केवल बिजनेस स्टार्ट करने में लेनी पड़ेगी, बिजनेस तो को आपको चलाने में 365 दिन रिस्क है। आपको आप जब बिजनेस में स्टार्ट करोगे, जब आपको डिसीजन लेने हैं बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, इवन रनिंग कंपनी के बाद, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े आप अमेजोन ले लो, टेस्ला ले लो, इनके नए नए जो इन्वेंशन आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग रिस्क नहीं लेते, ये मल्टी करोड़ की, मल्टी बिलियन डॉलर्स की रिस्क लेते हैं। रनिंग बिजनेस में भी आपको रिस्क लेना पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक बार बिजनेस चल गया तो, बिजनेस में यही है, बिजनेस में आपको टाइम के साथ बदलाव लाने पड़ेंगे। नोकिया सब जानते हैं, HMT ट्रैक्टर सब जानते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड थे, बड़े चलती हुई कंपनियां थी, अगर उन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं लाए, सैमसंग ने नोकिया को ख़त्म कर दिया, 2 साल लगे नोकिया को, सारे अपने एम्प्लॉयज़ निकालने पड़े। हम यदि बदलाव नहीं लाएंगे अपनी सोच में, समय के साथ, अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में, आउटडेटेड होते जाएंगे तो वो सर्विसेज खत्म हो जाएंगी। तो बदलाव लाने हैं तो रिस्क लेना पड़ेगी, आपको नए नए इन्वेंशन लाने पड़ेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। हमारी इंडस्ट्री में वर्चुअल सर्वे, हमारी इंडस्ट्री में जितने काम पहले फिजिकल होते थे, 80% काम मोबाइल से होने लगे। अटेंडेंस मोबाइल से लगती है, सैलरी मोबाइल से जाती है, सारे ट्रांसफर डिजिटल हो गए हैं। हम वर्चुअल सर्वे करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, इन्वेंट्री करते हैं। अगर हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी हैं जो पेपरलेस हैं, टोटल पेपरलेस हैं और कैशलेस हैं, ना वो कैश लेती हैं ना देती हैं, कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट वो पेपर पर बना के नहीं देती, सारा ऐप के थ्रू बिजनेस होता है। तो ये सब हम अपनाएंगे तो हम सेविंग भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को फास्ट भी कर सकते हैं और कस्टमर को सर्विसेज टाइम पर दे सकते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी ने पूरी परिभाषा बदल दी है आज के जो बिजनेस हैं उनकी। बिल्कुल सही है, और स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक के बाद, एक्चुअली मैं सच बताऊं, लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, पैंडेमिक के बाद ये बिल्कुल नई दुनिया है, बिल्कुल नई दुनिया है। जो किसी को कोई अगर इसको कोरोना या कोई बीमारी या वायरस समझ रहा है तो गलत समझ रहा है। ये एक्चुअली पूरी दुनिया की सोच, प्रोडक्ट अपने आप में बिल्कुल बदल गए। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये 100 साल में एक बार आई थी तो अब अगली 100 साल में ही आएगी। ये इस तरह के इशूज़ कभी भी नॉक कर सकते हैं, बिकॉज जो वेपन्स और जो अपना बायोलॉजिकल वेपन्स की जो बात चल रही है उनको देखते हुए, तो अब ये जो कभी कभी सोच सकते थे, कभी मीटिंग ऐसी भी हो सकती है कि एक हैदराबाद में, एक बेंगलोर में, दिल्ली में और एक जगह मीटिंग हो रही है, ये पैंडेमिक से पहले पॉसिबल नहीं था। बट अब जूम अब इतना आम हो गया है, व्हाट्सअप कॉल बिल्कुल आम हो गए हैं, गूगल मीट बिल्कुल आम हो गई हैं, लोग कहीं से भी बैठे। कल ही मैंने रात को एक बरेली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे में, छतरपुर में था, हम 6 लोगों ने कल रात को 10:30 बजे मीटिंग की, बहुत सारे डिसीजन लिए हैं बिल्कुल फिजिकल बैठ के। तो ये बदलाव है। कोई सोच सकता था कि एजुकेशन बिना स्कूल जाए भी हो सकती है, कितने सारे कंपनीज हैं जो वर्चुअल क्लासेस में आ रहे हैं और लोगों ने, बच्चों ने पढ़े हैं 2-2 साल। तो अब ये बदलाव आए तो थे पैंडेमिक के लिए, बट ये कहीं ना कहीं अब स्टेबल हो गए हैं, लोगों का माइंडसेट भी चेंज हुआ है इनके लिए। तो ये कैरी करेंगे आगे की दिशा। जो अपने आप को बदल पाएगा इनके मुताबिक वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा या फिनिश हो जाएगा, ये बिल्कुल पक्का है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, टेक्नोलॉजी को हम हमेशा फ्रेंडली बनाएं, और टेक्नोलॉजी कोई दुश्मन नहीं है, कोई उसको ये ना समझें किसी के जॉब खा जाएगी, एक टेक्नोलॉजी आने से 2 लोगों के जॉब चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी आएगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, आपके खर्चे कम करेगी। तो बिजनेस में आप जितनी ज़्यादा हैं उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। अब ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो दर्शक देख रहे हैं कि इस जो हमारा जो Tier 1, Tier 2, Tier 3 जो सिटीज़ हैं, उनके बाहर भी एक देश है, उन दोनों देशों की तुलना एक दूसरे से अलग है। तो जो हमारा जैसे छोटा कस्बा है या गांव लेवल पे हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से ऐसे बिज़नेस आप अपने एक उद्यमी की नज़र से देखते हैं जिनमें स्कोप आपको दिखता है कि ये इस तरीके के बिज़नेस यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं? आपने जैसे कि अभी टमाटो का एक एग्जांपल दिया, उस तरीके से और भी कोई आपके दिमाग में आ रहा है? हाँ, एक अभी ब्रेक में मैंने डिस्कस किया था, तो मैं ऑनलाइन भी ये चीज़ बता देता हूँ। एक चीज़ याद रखें कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिलोकेशन इंडस्ट्री है तो किसी को रिलोकेशन इंडस्ट्री ही में ही जाना है। ये एक सर्विस सेक्टर की बहुत छोटी इंडस्ट्री है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। एक तो हमेशा याद रखें, ये छोटा बड़ा शहर, ये सब माइंड से निकाल दें। छोटा बड़ा शहर कुछ नहीं होता, आप में काबिलियत है, आपके अंदर स्किल है, और जैसा होता भी है और हुआ भी है पास्ट में भी, छोटी जगह से लोग जाते हैं और बड़ी कंपनीज को रूल करते हैं। इंडिया के लोग जाके बाहर बड़ी बड़ी कंपनीज को रूल कर रहे हैं, CEO और उनके बड़े बड़े MD और मैनेजिंग डायरेक्टर कर रहे हैं और उन कंपनियों को रन कर रहे हैं। जिन कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने में भी दिक्कत आती थी, माइक्रोसॉफ्ट को शायद कभी ऐसा लगता होगा कि भारत में लोग इनके प्रोडक्ट यूज भी कर पाएंगे नहीं, उस कंपनी के, इस तरह की गूगल कि कैसे यूज़ करेंगे लोग, हम लोग डिजिटल पेमेंट के लिए हिचकिचाते थे कि यहाँ पे सब्जी वाले कैसे करेंगे, नेट नहीं है, ऐसी कंपनियों को रूल इंडियंस कर रहे हैं। तो ये तो पहले तो ये छोटा बड़ा का बिल्कुल भेद मिटा दें, नंबर 1 खत्म करेंगे। हाँ, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप बड़े शहर हो, छोटा शहर हो, बड़ी कंट्री, छोटी कंट्री, ये सब बिल्कुल सिमिलर है। इंटरनेट ने सबको बिल्कुल पास क्लोज ला दिया है, नंबर 1। नंबर 2, अथाह संभावना है बिजनेस करने की,
और हर जगह पे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मेरा एग्जांपल है कि मैं पूना गया तो हर किसी को पूना जाना है, बेंगलोर जाना है, दिल्ली जाना है। आप लोकल लेबर पर देखिए। मैंने ऐसा सुना था कि यहाँ पे टमाटर 2 किलो हैं, हमारे यहाँ 20 किलो हैं। टमाटर एक पेरिसेबल प्रोडक्ट है जो 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। अगर वो नहीं बिका तो उसको फेंकना पड़ता है। तो एक टमाटो केचप वाली कंपनी यदि कोई चाहे लोकल लेवल पे उसकी टमाटो का परचेज करना है, उनका केचप बनाना है, सीलिंग करनी है और रेस्टोरेंट्स को या बड़ी कंपनी को सप्लाई करना है। एक छोटा सा काम है जो यहाँ किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर स्किल्ड लड़के बहुत हैं, स्किल्ड लोग ज़्यादा हैं, बट चूँकि यहाँ पर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री आसपास नहीं है तो वो उन तरह के जॉब में नहीं जा पाते। प्लस उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, जैसे घर पे अकेला है, माँ बाप वृद्ध हैं तो बाहर भी नहीं जा सकते। बट यहाँ मैन पावर सस्ता है। अगर आप स्किल्ड हैं, मैन पावर यहाँ सस्ता है, तो आप 5 या 10 लोगों की ऐसा टीम बना के बहुत से जॉब आउटसोर्स भी कर सकते हैं। बहुत सी इंदौर की, बेंगलोर की, पूना की ऐसी IT कंपनी से टाई अप कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करें, मैं बहुत सारे लोगों के नंबर दूंगा और आप उन जॉब को, उन असाइनमेंट को लेके यहाँ पे करवा सकते हैं। आपने एक जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल एक सरल भाषा में बताता हूँ, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। कोई वेबसाइट डिज़ाइन के लिए 1 लाख रुपये दे रहा है, आप लोगों ने 10 लोगों की टीम बनाई यहाँ पे, आप उनको 10,000 रुपये दे रहे हो, तो उनके लिए यहाँ 10,000 रुपये बहुत हैं उन बच्चों के लिए। और उसके लिए 1 लाख रुपये बहुत कम है जिसको वेबसाइट पूरी डेवलप करनी है। तो यहाँ मैन पावर स्किल्ड है और कम महंगा है कंपेयर टू सिटी। तो आप उस तरह की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट से ये फ़ायदा है कि आप कहीं से भी वो काम कर सकते हैं। इसका कोई महत्व रह नहीं गया कि आप किस शहर में बैठे हुए। तो आप उस जगह में पहचाना, उस जगह की, जैसे ऑनलाइन डिलीवरीज हैं। अब कल ही मेरा छोटा भाई बता रहा था कि यहाँ पे यहाँ के गांव में भी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन डिलीवरी दे रहा है। हो सकता है कल जोमेटो भी यहाँ पे वो दे। तो इस तरह की सर्विसेज हैं। आप जोमेटो अगर सर्विसेज देगा तो जोमेटो को डिलीवरी बॉय चाहिए, तो आप उनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी बन सकते हैं। आप बहुत सारे हाउसकीपिंग एजेंसीज रन कर सकते हैं, क्लीनिंग वाले वर्क में जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जो लोकल की ज़रूरतें हैं जहाँ आप सीख सकते हैं। बस ये कि जो आइडिया माइंड में आता है उसको कन्वर्ट करना है आपको बिजनेस में। कोई ये मैं समाज सेवा के लिए नहीं बता रहा कि आप जाके सफाई करने लग जाएं। ये इन सबको एक बिजनेस मॉडल बनाना है ताकि आपकी अर्निंग हो और आप 10 लोगों को उसको रोजगार दे सकें। चलिए भाई साहब, आपने इतना हमसे बात की, अपना समय दिया कीमती, उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं मैं। और आशा करते हैं कि आपका बिज़नेस इसी तरीके से ग्रोथ करती रहे और आपकी कंपनी इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी बने आपकी इस इंडस्ट्री में। थैंक यू प्रताप, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी जगह इस तरह की सोच रखने वाला कोई इंसान हो सकता है जो इस तरह के लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के एग्जाम्पल कलेक्ट करके और स्प्रेड कर रहा है। ये आपका जो प्रयास है वो सच में सराहनीय है। कभी भी ज़रूरत पड़े मेरी सहायता की या किसी भी तरह की। हाँ, एक चीज़ मैं शायद अपना उसमें बताना भूल गया कि मेरे जो पुणे और मुंबई ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं उसमें 80% एम्प्लॉय इसी क्षेत्र के हैं। छोटी छोटी जगह, पूना, खनिया धाना, अपना इंदौर, यहाँ से लड़के हैं। और ज़्यादातर वो लड़के हैं जो जिन्हें कहीं जॉब नहीं मिले, फ्रेशर थे, बिल्कुल फ्रेशर थे। ज़्यादातर 12 पास हैं कोई या कोई ग्रेजुएट है। तो उनको मैंने जगह दी, ट्रेनिंग दी, उनको स्किल्ड किया है। और आज वो इस हालत में है कि मल्टीनेशनल कंपनियां उनको 30-40 हज़ार में रिक्रूट करने के लिए तैयार हैं। तो वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं। और हम उनको बोलते भी हैं कि अगर इफ़ यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन यू प्लीज़ गो एंड प्लीज़ ज्वाइन। तो मैं चाहता हूं कि यदि किसी को इस तरह की इच्छा है और स्किल करके और जॉब की, तो संपर्क करें और जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, तो आप देख रहे थे यूथ मीडिया। अभी मुझे इस वीडियो में दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।